बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, हमने इसका प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमने एक लेक्चर लिया था और उसमें हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था हमने एपिडेमियोलॉजी का। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। ठीक है, तो आज जो है हम इसका रिमेनिंग कंटेंट जो है एपिडेमियोलॉजी का वो हम कवर करेंगे। तो उसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस की थी हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन किया था और उसके कंपोनेंट्स हमने लर्न किए थे। कुछ एपिडेमियोलॉजिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने ओवरव्यू किया था। देन डिस्क्राइब एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है जी, एम्स हमने डिस्कस किए थे और एक्सप्लेन यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है जी, हमने आज का जो लेक्चर है यूजेस से स्टार्ट करना है। एपिडेमियोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिस्कस करेंगे स्कोप और द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, एंड लास्ट पे है जी डिस्कस सम टर्म्स यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। ठीक है जी, तो मैं जस्ट इसको स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेती हैं जो हमने डिस्कशन की थी। अगर एपी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी जो है हमने डिफाइन किया था स्टडी ऑफ हाउ डिजीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलेशन। ठीक है जी, और इसके फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए थे हमने। एप्लीकेशन हमने उसकी डिस्कस की थी। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी साथ में डिसेबिलिटी हमने लर्न किया था। ठीक है जी, मॉर्बिडिटी जो है वो डिजीज़ रेट को शो करती है और मोर्टेलिटी है वो जी डेथ रेट को शो करेगी। ठीक है जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें 3 एम्स थे: टू डिस्क्राइब डिजीज पैटर्न इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है जी, और साथ में टू प्रोवाइड डाटा। अब 3 एम से एक तो डिजीज पैटर्न को डिस्क्राइब करती है, दूसरा जो है उसके कॉजेज को डिस्कस करती है, आइडेंटिफाई करती है, थर्ड वन जो है हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है डाटा कलेक्शन जो है उसमें हेल्प आउट करती है। गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्लाह के करम से। आप लोग ठीक हैं सब? ओके, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यूजेस से हम स्टार्ट करते हैं। यूजेस कौन कौन से हैं एपिडेमियोलॉजी के? फर्स्ट वन, टू आइडेंटिफाई द etiology और कॉज ऑफ अ डिजीज एंड द रेलिवेंट रिस्क फैक्टर्स। ठीक है जी, उसके etiology को और जो कॉजेटिक फैक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करती है एपिडेमियोलॉजी, और उसके जो जो रिलेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं उनको हेल्प आउट करती है हमें आइडेंटिफिकेशन करने में। देन दैट इज फैक्टर्स दैट इंक्रीजेज अ पर्सन रिस्क फॉर डिजीज। ठीक है जी। हाँ, मेरे 2 से 5 कंटिन्यू हैं आज।
ठीक है जी, हमने इसके आइडेंटिफ़ाई करना है एपिडियोलॉजी और उसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देन वी वांट टू नो हाउ द डिज़ीज़ इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है जी, अब वो किस तरह से उसकी ट्रांसमिशन हुई है, स्प्रेड कैसे हुई है डिज़ीज़, वो उसमें उसको आइडेंटिफ़ाई करने में एपिडेमियोलॉजी जो है हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है जी, और वो नॉन ह्यूमन रिजर्वायर टू अ ह्यूमन पॉपुलेशन। नॉन ह्यूमन रिजर्वायर जो हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी मटेरियल वगैरह आ सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो पॉपुलेशन जो ह्यूमन्स में जो है डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी। तो उसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के जैसे केसेस आए हैं, तो कोरोना को जो है आइडेंटिफिकेशन में और उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में, उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसमें सब में एपिडेमियोलॉजी का बहुत रोल है। ठीक है जी। Our ultimate aim is to intervene to reduce morbidity and mortality from the disease, और morbidity को और mortality जो रेट है उसको जो है कम करना है। मेन मकसद एपिडेमियोलॉजी का ये है। देन ये है जी, इस स्लाइड में भी यही मेंशन है कि ज़्यादातर etiology को और जो कैजुअल फैक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा क्या करते हैं, इन एडिशन वी कैन डेवलप अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है जी, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स जो होते हैं जो किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, जो पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, तो उसको जो है हेल्प आउट करते हैं कि उसके लिए कौन कौन सी हम ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं। ये होस्ट एजेंट और इन्वायरमेंट जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो कि होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इसमें होस्ट बहुत सारे, जब भी कोई डिज़ीज़ होती है तो उसमें इन 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि होस्ट में कैसे आई, इन्वायरमेंट में किस तरह से स्प्रेड हुई, या इन्वायरमेंट के कौन-कौन से फैक्टर थे जो कि इसको लीड करेंगे, और फिर एजेंट हैं, कौन-कौन से एजेंट हैं जो जिन पे डिज़ीज़ अटैक करेगी और उसके बाद जो है बाद में हॉस्ट तक जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है जी, एजेंट और माइक्रोब दैट कॉजेज़ द डिज़ीज़ द व्हाट ऑफ द ट्रायंगल, कि किसने जो है, एजेंट जो है उसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं जो कि मेन कॉजेटिक फैक्टर्स हैं जो कि डिज़ीज़ को कॉज़ करेंगे। तो व्हाट उसको कहते हैं कि किसने किया। ठीक है जी, क्या हुआ, कैसे हुआ। होस्ट और ऑर्गेनिज्म हार्बरिंग द डिज़ीज़ द हू ऑफ द ट्रायंगल, कि किसको हुई, किसने किया वो वर्ड में आ जाता है, किसको हुई वो होस्ट है, और कहाँ पे हुई वो इन्वायरमेंट है। ये 3 चीज़ें जो हैं इस पे फोकस करेंगी। ठीक है जी, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोग जो है कम्युनिटी में भी लर्न कर सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है जी, देन कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ह्यूमन डिजीज़। उसमें कुछ होस्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एजेंट हैं, और उसकी एग्जांपल्स होंगे, साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो अगर आप होस्ट रिलेटेड देखें तो उसमें एज जो है ज़्यादा बच्चे जो होते हैं और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू इन्फेक्शन। सेक्स है, मेल या फीमेल जो है उसमें हम देख लेते हैं कुछ डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा फीमेल्स को इफेक्ट करती हैं, कुछ मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। रेस है, कुछ डिजीज़ किसी खास किस्म की रेस में होती हैं। इसी तरह अगर आप रिलीजन देखें तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करेंगी। कस्टम्स में इफेक्ट करते हैं। ऑक्यूपेशन, जो लोग जो हैं वो किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, या किसी ऐसी कॉटन वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको लंग डिसऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा होंगी। जो स्मोक एरिया में काम करते हैं ज़्यादा, उनको जो है वो भी उनके उनसे भी उनके लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती हैं। तो ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत इफेक्ट करता है। इसके अलावा जेनेटिक प्रोफाइल करता है, मैरिटल स्टेटस जो है वो भी इफेक्ट कर सकता है। साथ में फैमिली बैकग्राउंड, और जिसमें अगर कोई पुअर इकोनॉमी बैकग्राउंड से है, या ऐसी फैमिली जिसका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है, तो वो भी जीन्स जो है इनहेरिट हो सकते हैं। प्रीवियस डिजीजेज और इम्यून स्टेटस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर किसी का इम्यून सिस्टम पहले से वीक है और अगर तो उसको बार बार डिजीज़ हो सकती है। लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर है और वो स्ट्रॉन्ग है, तो अगर कोई उसको डिजीज़ होगी भी तो वो उसको उसके अगेंस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करके उसको जो है कर लेगा, फाइट कर लेगा। इसके अलावा कुछ एजेंट्स हैं जैसे बायोलॉजिकल्स में बैक्टीरिया, वायरसेस,
केमिकल अगर आप देखें तो पॉइजन्स, अल्कोहल और साथ में स्मोक है। फिजिकल में ट्रॉमा, रेडिएशन, फायर। और न्यूट्रिशन अगर आप देखें उसकी या तो डेफिशिएंसी हो सकती है या एक्सेस हो सकती है। कोई भी चीज़ अब जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन काज करेगी, अगर एक्सेस होगी, एक्सेसिव अमाउंट में होगी तो भी वो लीड कर सकती है। इसके अलावा अगर आप हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखें तो उसमें टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर हो गया या लो टेम्परेचर हो गया तो वो भी डिजीज़ को प्रेडिस्पोज करेगा। ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगी, ऑल्टीट्यूड, क्राउडिंग। ठीक है जी, क्राउडिंग कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि क्राउडिंग में जो है वो ज़्यादा क्राउड में जो है वो स्प्रेड होती हैं, उनके चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो क्राउडिंग इफेक्ट कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, लंग्स डिसऑर्डर यानी कि जितनी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट डिजीज़ हैं, वो क्राउडिंग में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, हाउसिंग, नेबरहुड वाटर, अगर प्रॉपर वाटर नहीं है, बॉइल्ड वाटर नहीं ले रहा है या जो है प्रॉपरली जो है वो नहीं ले रहे तो वो भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इस तरह मिल्क है, मिल्क प्रॉपर पास्चराइज नहीं है, प्रॉपर बॉइल्ड मिल्क नहीं है, तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। फूड, रेडिएशन, एयर पॉपुलेशन पोल्यूशन और नॉइज़ वगैरह जो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द इंडिविजुअल टू, ठीक, बट हिज अटेंशन इज प्राइमरी डिटेक्टेड टूवर्ड द ग्रुप। ठीक है, जो इसका मेन फोकस होता है वो ग्रुप। इंडिविजुअल जो है वो तो होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पे इफेक्ट देखना होता है, तो इसलिए जो जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर अपना जो कंसर्न है, जो इंटरेस्ट है वो ग्रुप स्टडी पे शो करते हैं। देन है जी टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज फाउंड इन द कम्युनिटी। अब किसी भी कम्युनिटी में डिजीज जो है वो किस हद तक पाई जाती है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी जो है एपिडेमियोलॉजी यूज होती है। और व्हाट इज़ द बर्डन ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी पे उस डिजीज का बर्डन क्या है, किस तरह से हो रही है। अगर आप कोरोना की एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि उसने इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किए है, और उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल जो है लोग जो हैं बैक चले गए हैं, कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स आए हैं, तो बर्डन बहुत ज़्यादा आया है इस डिज़ीज़ का। तो आप देख सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के थ्रू कि किसी भी डिज़ीज़ का कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट आया है। ठीक है जी, दिस क्वेश्चन इज क्रिटिकल फॉर प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ एंड फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और इससे जो है जब आप डिजीज़ बर्डन असेस कर लेते हैं तो इससे जो है फर्दर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो हैं उसको मैनेज करने में और प्लानिंग करने में हेल्प आउट हो जाता है। ठीक है जी, जैसे कोरोना को डील करने के लिए जो है क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ये सारी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए डिजीज़ बर्डन को देखते हुए उसके बाद जो है बनाए गए हैं।
ये आप लोगों को। अच्छा जी, मैं ये बता रही थी कि वेदर इट लीव्स परमानेंट डिसेबिलिटी, डिफेक्ट और इम्पेयरमेंट। ठीक है जी, उसको बहुत सारे जो इफेक्ट्स आते हैं कम्युनिटी पे, वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। और उसका जो है डिजीज़ डिसेबिलिटी के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, वो परमानेंट डिसेबिलिटी आती है या कोई डिफेक्ट है या कोई इम्पेयरमेंट है, वो सारी इसमें हम देख लेते हैं। इसके अलावा वेदर इट एडवर्सली इफेक्ट्स द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको किस तरह से इफेक्ट करेगी, वो भी हम इसमें सारा जो है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा द रोल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दैट ऑफ अ कम्युनिटी डायग्नोस्टिकेशन। ठीक है जी, अब इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल जो है वो मेन रोल जो है ना प्ले करेगा, और वो जो है हम उसमें आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो फोर्थ पे है जी, टू डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजी ऑफ अ डिजीज़ और क्लास ऑफ डिजीज़। डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी क्या है और डिजीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासेस क्या हैं, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्स और इवेंट्स रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ और क्लास ऑफ डिजीज़ कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स एपिडेमियोलॉजी। The occurrence of a disease and its severity and outcome are resultant of a complex of interacting factors, some of which are host factors and others agent and or environmental। ठीक है। आ रही है आवाज़ आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो इसमें हम फैक्ट्स वगैरह देखते हैं, डिजीज़ किस तरह से हो रही है, क्या उसका पैटर्न होगा, उसकी अकरेंस कितनी है, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, होस्ट फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं या एजेंट इफेक्ट कर रहा है, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा है जी, टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री क्या है और उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस हम देखते हैं कि उसका रिकवरी पीरियड क्या है, उसकी रिकवरी किस किस तरह से हो रही है और किस हद तक हो रही है, तो वो हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा क्लियरली सर्टन डिजीजेज आर मोर सीवियर दैन अदर्स, सम में बी रैपिडली लीथल वाइल अदर्स में है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल, स्टिल अदर्स आर नॉट। और इसमें हम ये भी देखते हैं, प्रोग्नोसिस में हम देखते हैं कि कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, लेकिन वो डेंजरस होती हैं, लीथल होती हैं, और इसका डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ डिजीज़ होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं, लेकिन वो उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है और वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, इतनी ज़्यादा फेटल नहीं होती। इसके अलावा है जी, वी वांट टू डिफाइन द बेसलाइन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स सो दैट एज वी डेवलप न्यू मोड्स ऑफ इंटरवेंशन आइदर थ्रू ट्रीटमेंट्स और थ्रू न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा जो हम डिज़ीज़ की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसको हम जो है एज अ बेसलाइन लेते हैं, और फिर उसको जो उसकी बेस पे जो हम न्यू उस पर वैक्सीन या ट्रीटमेंट्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है फिर वो डिस्कस कर लेते हैं, उस पर जो जो भी इंटरवेंशन देख रहे होते हैं, ताकि हम उसको जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो रोक सकें। ठीक है जी, डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके, उस पर डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाता है। Then has a description of epidemiology of a disease involves a thorough study of that disease in all its aspects, including its frequency in various population and known and suggested factors in the pre-morbid, morbid and post-morbid periods। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी असेस की जाती है डिजीज़ की। ठीक है जी, उसकी थोरो स्टडी की जाती है जिसमें उसकी फ्रिक्वेंसी असेस करते हैं कि डिजीज़ जो है वो कितने फ्रिक्वेंटली जो है वो बार बार कितना बार बार वो हो रही है किसी कम्युनिटी में। फिर उसको देखने के लिए हम देखते हैं उसके उस पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो तीन चीज़ें उसमें देखते हैं। प्री मॉर्बिड यानी कि डिज़ीज़ होने से पहले जो है, मॉर्बिड यानी कि डिजीज़ स्टेट में, और पोस्ट मॉर्बिड पीरियड आफ्टर डिजीज़ स्टेट। ठीक है जी, तो क्या क्या फैक्टर्स उस पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, किन चीज़ों से जो है आपको अगर हम रोक सकते हैं तो हम उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब प्री मॉर्बिड पीरियड है जी, इज द पीरियड प्रोसीडिंग द इंसेप्शन ऑफ अ डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर जो है, एक डिजीज़ जो है, उससे पहले का जो पीरियड है और ऐसा टाइम जो कि उस डिजीज़ को लीड करेगा, उसको हम कहते हैं प्री मॉर्बिड है।
मॉर्बिड जो है पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल कोर्स से है, ठीक है जी। और पोस्ट मॉर्बिड पीरियड है द आफ्टर मैथ, यानी कि आफ्टर द डिजीज जो है जो टाइम पीरियड होगा उसको हम मॉर्बिड जो है टाइम पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। देन है जी टू मेजर रिस्क। अब रिस्क कौन कौन से हैं? द एपिडेमियोलॉजिस्ट में यूज रेट्स विच कैन शो द probability that could make a person acquires a particular disease during a given period of time, अटैक रेट, मोर्बिडिटी रेट, केस एंड इंसिडेंट रेट। अब उसमें हम डिफरेंट किस्म की उसमें जो है देख सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बताते हैं, और वो भी हम उसके लिए हम रिस्क फैक्टर जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं कि आया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है इस डिज़ीज़ के रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है, या इससे वो जो है उसका रिस्क कम हो सकता है, ठीक है जी। देन है जी अ पर्सन डाई ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। यानी कि पर्टिकुलर डिजीज का में जो है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम है उसके दौरान जो है अगर उसको डिजीज़ हुई है और उसके दौरान डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो फिर हम देखते हैं उसका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं और डेथ रेट जो है और डिजीज़ का वो देखा जाता है। और इफ़ ही हैज़ अ पर्टिकुलर डिजीज़ दैट ही विल डाई ऑफ इट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, केस फर्टेलिटी रेट जो है फिर देखा जाता है। और साथ में सच प्रोबेबिलिटीज आर मेजर ऑफ रिस्क एंड दे आर यूजफुल टू नो प्रोग्नोसिस, ठीक है। जो उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेंगे, और उसके जो है मेजर जो है उसका रिस्क फैक्टर जो है उसको करने में हेल्प आउट करेंगे। मेरे 4 लेक्चर हैं ऑलरेडी, मैं इतने Okay. To study the occurrence of disease or death with time as a variable, such a study is referred to as a historical study, ठीक है जी। और हिस्ट्री फिर हम इसमें देखते हैं डिजीज़ की कि वो स्पेसिफिक टाइम पे उसका क्या जो है वो सीक्वेंस चल रहा है और किस तरह से वो होगी, उसकी अक्रंस वगैरह देखने के लिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन हिस्टोरिकल स्टडीज में इट ऑफन इज कन्वीनियंट टू स्पीक ऑफ ट्रेंड्स, नेमली सेकुलर ट्रेंड्स एंड साइक्लिक ट्रेंड्स, ठीक है जी। अब सेकुलर ट्रेंड्स क्या हैं और साइक्लिक ट्रेंड्स क्या हैं, इसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकुलर ट्रेंड्स है अकरिंग ओनली वंस इन द कोर्स ऑफ एन एज और सेंचुरी, ठीक है जी। टेकिंग प्लेस ओवर एन एक्सट्रीमली और अनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक ही दफ़ा एज में, ज़िंदगी में, यानी कि वो कह सकते हैं लाइफ में एक बार जो है ऐसी डिजीज़ जो लाइफ में या सेंचुरी में एक बार हो, उसको हम कहते हैं ये सेकुलर ट्रेंड्स है, ठीक है जी। और वो एक्सट्रीमली होती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। लेकिन जो साइक्लिक ट्रेंड्स है, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, especially a casual sequence, a period of time between repetition of an event or phenomena। ऐसी डिजीज जो बार बार हो सकती है, फॉर एग्जांपल मलेरिया जो है वो हर साल होता है, डेंगू है वो हर साल होता है, ठीक है जी। फ्लू लोगों को हर साल होता है। तो इस तरह की जो होती हैं जो साइक्लिक होती हैं वो बार बार हो सकती हैं, लेकिन जो सीकुलर होती हैं वो 100 साल के बाद या ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती हैं ऐसी डिजीज़ और लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये सीकुलर ट्रेंड्स में है। अच्छा जी, इन डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब जब डिज़ीज़ प्रिवेंशन करनी है और कंट्रोल जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें 3 तरह के कंट्रोल्स आते हैं। एक है जी प्राइमरी कंट्रोल, दूसरा है जी सेकेंडरी कंट्रोल और थर्ड है जी टर्शियरी कंट्रोल। प्राइमरी का पता होना चाहिए आप लोगों को कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन है। इसमें हम हेल्थ प्रमोशन करते हैं, हेल्थ को रिस्टोर करने में और वेलनेस जो है उसको प्रमोट करते हैं। और इसमें रिस्क फैक्टर्स जो है उनको रिड्यूस किया जाता है ताकि जो है डिज़ीज़ से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है जी। और इसके अलावा जो सेकेंडरी कंट्रोल है ये जो है पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल स्टेज आती है, इसमें हम डायग्नोसिस करते हैं
कंसिस्ट ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो सिविरिटी होगी डिजीज़ की उसको जो है रिड्यूस किया जाता है और उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन टर्शियरी कंट्रोल है वो रिहैबिलिटेशन है, ठीक है जी। इसमें जो है सिम्प्टोमेटिक केयर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट सीए के साथ है या कोमाटोज पेशेंट है तो उसमें हम जस्ट जो है रिहैबिलिटेशन करेंगे और जो है डिसेबल्ड जो होंगे डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनको हम सिम्प्टोमेटिक केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका जो डिसेबिलिटी की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं वो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा जो पर्सन को या पेशेंट को जितने भी इम्पेयरमेंट होती है या डिफेक्ट आती है उसको ट्रीट किया जाता है। देन है जी टू एड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम। अब क्लिनिकल सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स, क्लस्टर ऑफ सिम्टम, यानी कि बहुत सारी डिजीज जब होंगी एक ही पर्सन में तो उसको हम कह देते हैं कि ये सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसके अलावा सिंड्रोम की एक डेफिनेशन है इज अ ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट अकर टुगेदर एंड करेक्टराइज डिजीज, ठीक है जी। साइन और सिम्टम्स बहुत सारे होंगे तो और एक साथ होंगे और तो उस डिज़ीज़ को जब हम कैरेक्टराइज करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सिंड्रोम है। देन है जो टू एड इन डिटेक्शन ऑफ प्री सिम्टोमेटिक एंड लेटेंट डिजीज़, ठीक है जी। अब प्री सिम्टोमेटिक और जो लेटेंट डिजीज़ होगी उसकी डिटेक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैनी डिजीज़ जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। इसके अलावा कैंसर ऑफ सर्विक्स, न्यूप्लाज्म ऑफ द लंग कैन बी डिटेक्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम और द डेवलपमेंट ऑफ सीरियस चेंजेस, ठीक है जी। ऐसे जो डिजीज़ हैं वो ऑनसेट से पहले और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो हैं उससे उससे पहले जो है ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम उनको प्री सिम्प्टोमेटिक जो है उनकी डिटेक्शन कर लेते हैं। जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उनका क्योर पहले से स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह उनकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी उससे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा है द वे टू अकम्प्लिश दिस इज थ्रू मैस स्क्रीनिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। मैस स्क्रीनिंग टेक्निक्स की जाती हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन के जाते हैं। जब भी किसी को जॉब पे जाना होता है तो मेडिकल वगैरह कराया जाता है उसमें स्क्रीनिंग हो जाती है। इसके अलावा पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन होते हैं, साथ में स्पेशल सर्वेज और रूटीन एग्जामिनेशन इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको लीड करती हैं। इन एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिसिन एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है जी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिसिन और जो ऑपरेशन रिसर्च है उसमें ये हेल्प आउट करती है। वन माइट इवेलुएट द सक्सेस ऑफ अ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, द नीड्स ऑफ अ हॉस्पिटल in terms of equipment, personnel and space, the quality of medical care in the community and the efficiency of the hospital। इसमें ज़्यादातर जो है मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है जी। अब डिजीज हॉस्पिटल में स्टाफ कितना है, हॉस्पिटल की सर्विसेज क्या हैं, उसमें पर्सन केयर किस तरह से दी जा रही है, पर्सनल और स्पेस अवेलेबल है प्रॉपर कि नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट है वहाँ पे। तो ये सारी जो है हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी जो है उसको जो है डोनेट करेगी। इसके अलावा है जी टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी जो है उसको डेवलप करने में भी जो है एपिडेमियोलॉजी जो है वो हेल्प आउट होती है, हेल्प आउट करती है। एनवायरनमेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जीन से रिलेटेड इशू जेनेटिक इशूज आ सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अदर कॉन्सिडरेशन रिगार्डिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड जो जो इशूज हैं वो इसमें आ सकते हैं। Which occupations are associated with increased risk of disease in workers and what type of regulations are required। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे occupations हैं जहाँ पे डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं, वर्कर्स में ज़्यादा हो सकते हैं और उसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कौन कौन से इफेक्टिव मेजरमेंट जो है वो लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। एज अ हेल्थ पैरामेडिक्स जो है जैसे कि जो नर्सेज होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो उनको हेपेटाइटिस बी सी जो है BCG जो है वो लगवाई जाती है ताकि जो है हेपेटाइटिस बी और सी के अगेंस्ट जो है ना वैक्सीनेशन कराई जाए। और क्योंकि वो हमारा एक्सपोजर है पेशेंट के साथ तो कोई नीडल प्रिक हो सकती है, कोई फ्लूइड हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी एक्सपोजर हो सकता है, तो हेपेटाइटिस ईजिली हो सकता है। इसके अलावा टू evaluate both existing and newly developed preventive and therapeutic measures and modes of healthcare
देखते हैं कि स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है। सम ऑफ एप्लीकेशन एरियाज, उसमें अगर आप देखें तो बाय फिजियोलॉजी या डिजीज़ और बाय मेथडोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है जी। स्कोप आप देखें, कुछ एप्लीकेशन एरिया देखें तो इन्फेक्शस बाय फिजियोलॉजी या डिजीज़ के थ्रू अगर आप देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो को है उसको फाइंड आउट करने में जो है एपिडेमियोलॉजी हेल्प आउट करेगी, वहाँ पे इसका स्कोप है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल इंजरी जो होती हैं वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी है। इसके अलावा कैंसर एपिडेमियोलॉजी है, साथ में एपिडेमियोलॉजी ऑफ एजिंग, ओबेसिटी या डायबिटीज़ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है जी। तो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट स्कोप एरियाज़ हैं जहाँ पे एपिडेमियोलॉजी जो है वो वर्कआउट करेगी और हम यूज़ कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी को इन एरियाज़ में। अगर मेथडोलॉजिकली अप्रोच यूज़ करें तो फिर है जी इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी, इकोनॉमिक, क्लिनिकल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल और प्राइमरी केयर एपिडेमियोलॉजी। ये ब्रांचेज हैं एपिडेमियोलॉजी की जो कि डिफरेंट एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मेथडोलॉजी जो है अप्रोच यूज़ होगी। मेथडोलॉजी रिसर्च बेस्ड जो है हम जो है ट्रायल्स लेते हैं और हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा राइट हैंड ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है जी। दो मेन चीज़ें हैं, एक एपिडेमियोलॉजी, दूसरा है जी बायोस्टैटिक्स। तो इसलिए ये कम्युनिटी मेडिसिन एज अ राइट हैंड के तौर पे यूज़ होती है, तो इसलिए आप इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर हम वो डिस्कस कर लें। व्हाट इज़ रिस्क, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बैड आउटकम, ठीक है जी। ऐसा फैक्टर जो कि बैड आउटकम को लीड करेगा उसको हम कहते हैं कि ये रिस्क है, ठीक है जी। चांस होना, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस होना ऑफ बैड आउटकम, किसी भी चीज़ का जो है नतीजा जो है वो गलत होना, बैड आउटकम होना, उसको हम कहते हैं ये रिस्क है। अब रिस्क फैक्टर क्या है? ये कंडीशन, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर that increases the probability that a currently healthy individual will develop a particular disease, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा रिस्क फैक्टर जो कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को लीड करेगा और वो प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है और इसको लीड करेगा। बायो स्टैटिस्टिक्स आप लर्न कर रहे हैं तो उसमें जो है पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है तो इट मीन्स कि पर्टिकुलर डिजीज़ का जो है रिस्क फैक्टर वो हो सकता है। इंसिडेंट से है जी नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ या टोटल एट रिस्क, जो हो टोटल नंबर जो है एट रिस्क पे हैं उसको हम इंसिडेंट कहते हैं। आप इसको न्यू नंबर ऑफ डिजीज़ भी कह सकते हैं, न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ कह सकते हैं, वो इंसिडेंट से है। इंसिडेंट रेट जो है इंसिडेंट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंसिडेंट रेट, ठीक है जी। जितने केसेस आएंगे उसको बाय यूनिट ऑफ टाइम जो है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंसिडेंट रेट आ जाएगा कि टाइम बीइंग इस टाइम पे हमारे पास कितने जो हैं न्यू केसेस प्रेजेंट हैं। प्रेवलेंस है, इसको आप कह सकते हैं पहले से मौजूदा केसेस, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग एट वन टाइम। पहले से जो डिफाइंड नंबर ऑफ केसेस जो कि पहले से मौजूद हैं उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं, लेकिन जो न्यू केसेस होंगे उसको हम इंसिडेंट रेट कहेंगे। प्रेवलेंस रेट जो है वो नंबर ऑफ सच केसेस उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर एट रिस्क, ठीक है। तो हमारे पास प्रेवलेंस रेट जो है वो आ जाता है। इसके अलावा एंडेमिक है, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये आप लोगों को आता होगा। तो जी ये रेंजेस जो हैं वो पेपर में आ सकती हैं। इंसिडेंट्स इंसिडेंट रेट क्या है, प्रेवलेंस रेट क्या है, एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती हैं, ठीक है जी। तो एंडेमिक है जी इज डिफाइंड एज द हैबिचुअल प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया। इट आल्सो रेफर टू द यूजुअल अकरेंस ऑफ अ गिवन डिजीज विद सच एन एरिया, ठीक है जी। इसमें हैबिचुअल प्रेजेंस होती है एंडेमिक, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट होगी तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक है। एपिडेमिक है जी नंबर ऑफ केसेस इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर पॉपुलेशन, द अनकंट्रोल स्प्रेड ऑफ अ डिजीज़ और कंडीशन इन अ कम्युनिटी, ठीक है जी। एपिडेमिक में जो है एक तो उसका जो नंबर ऑफ केसेस जो हैं जो एक्सपेक्ट किए जा सकते तो उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे। दूसरा उसमें अनकंट्रोल जो है स्प्रेड होगा डिजीज़ का पॉपुलेशन में, जैसे कि आजकल कोरोना है, अनकंट्रोल स्प्रेड है। 100 सेंचुरी बिफोर जो है स्वाइन फ्लू था, ठीक है जी, वो भी अनकंट्रोल्ड स्प्रेड हुआ था उसका भी, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है जी। पेंडेमिक रेफर्स टू अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, जब वर्ल्ड वाइड हो जाती है कोरोना जो है पूरी दुनिया में फैला है तो ये पेंडेमिक को लीड कर रहा है।
So, sporadic refers to a disease that occurs infrequently and irregularly. ऐसी disease जो कि infrequently बहुत कम होगी और irregular होगी, कभी नहीं होगी, उसको हम sporadic कहेंगे. Outbreak जो है carries the same definition of epidemic, but it is often used for a more limited geographical area. ठीक है, ये से आउटब्रेक जो है वो किसी डिजीज़ को एपिडेमिक से ही हम रिलेटेड करेंगे इसको, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी जो है वो लिमिटेड एरिया में होगा. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी, लेकिन अगर आप जो है फ्रेश माइंड के साथ इसको पढ़ेंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड है. कम्युनिटी और एपिडेमियोलॉजी की कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी. ठीक है जी, मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स हैं और नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर है, ये आपने F1 में भी पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे. तो ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि रिड्यूस किए जा सकते हैं और कंट्रोल्ड किए जा सकते हैं इंटरवेंशन से, और उनकी जो डिजीज़ प्रोबेबिलिटी है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है जी, जिसमें फिजिकल इनएक्टिविटी है, टोबैको यूज़, अल्कोहल यूज़ या अनहेल्दी डाइट्स. अगर हम इन फैक्टर्स को हम जो है अब ठीक कर लेते हैं तो ये मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है जी, लेकिन नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स वैसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ना तो रिड्यूस किए जा सकते हैं ना ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो वो जो है नॉन मॉडिफेबल में आते हैं. उसमें एज है, एज ना कम की जा सकती है ना ज़्यादा की जा सकती है. अगर किसी का जेंडर है, कोई डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा होती हैं तो हम उनका जेंडर तो नहीं चेंज कर सकते, रेस नहीं चेंज कर सकते, फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी की तो वो हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये ऐसी चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नॉन मॉडिफेबल है. इसके अलावा है जी कैजुअलिटी, अ कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप. ठीक है जी, कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप यानी कि कुछ ऐसे कॉजेज होंगे जो कि किसी डिजीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, यानी कि ठीक है जी, तो उसमें कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप आ जाता है. इन एपिडेमियोलॉजी द कॉज इज द एक्सपोजर एंड द इफेक्ट इज डिजीज और डेथ. ठीक है जी, उसका जो कॉज जो है वो किसी भी चीज़ का एक्सपोजर हो सकता है, किसी एजेंट का एक्सपोजर हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट आ सकते हैं, केमिकल, रेडिएशन, किसी भी चीज़ का एक्सपोजर हो सकता है, और उसकी वजह से जो इफेक्ट आया या तो डिजीज़ हुई या फिर डेथ हुई, तो उसको हम कहते हैं कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप. ठीक है जी, देन है जी strictly speaking, there is no life science where epidemiological approaches and principle cannot be applied. ठीक है जी, एपिडेमियोलॉजी जो है वो हर जगह अप्लाई की जा रही है, हर एरिया में. मैंने आपको इसकी ब्रांचेस बताई, इसका स्कोप बताया. इन्वायरमेंट में भी यूज़ है, ह्यूमंस में भी यूज़ है, पॉपुलेशन में भी यूज़ है. ठीक है जी, न्यूट्रिशन में भी यूज़ है, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ को एपिडेमियोलॉजी कवर कर रही है. ठीक है जी, तो ये एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी जो है अप्रोच है जो कि हर जगह यूटिलाइज की जा सकती है. ठीक है जी, क्लियर है आज का लेक्चर सबको? ये हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है एपिडेमियोलॉजी का इसमें कवर होता है, तो आप लोग जो है इसको याद करें ध्यान से. मैं आप लोगों को इसके जो है पीपीटीज वगैरह सेंड कर दूंगी आज. तो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो है हम नए लेक्चर के साथ जो है इसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप.
ओके स्टूडेंट्स, सब अटेंडेंस हो गई है सबकी। शबनम, तहरीन, अफशा, रिफत, ये किधर हैं? ये इनकी अटेंडेंस नहीं है मेरे पास। आबिदा, बॉयज़ एंड फाइजा। ठीक है जी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो आप लोग जो है फिर डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको रिव्यू कर लेंगे अगर किसी को कोई इशू हो। जी जी, एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को भी, सबको दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छी सी ईद गुजार के आएँ, ठीक है।
ठीक है जी।